केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस डर की जिसने अब पाकिस्तान के दिल में घर कर लिया है। पाकिस्तान की गलियों में एक गुमनाम गनमैन की यहां पर जानकारी मिली है जो गोलियों से लश्कर ए तैयबा की जड़ें हिला चुका है। और लश्कर चीफ हाफिज सईद खुद अब बंकर में छिपा बैठा है। उसका सबसे करीबी गुर्गा शेख मोइज मुजाहिद दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया है। और वही अज्ञात हमलावर एक बार फिर से पाकिस्तान की सड़कों पर लौट आया। वो नकाबपोश जो बिना नाम बिना चेहरा आतंक के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहा है। लाहौर में होने वाली रैली जो हाफिज की ताकत दिखाने का मंच थी, गुमनाम गनमैन के डर के साए में रद्द कर दी गई है। आईएसआई से लेकर लश्कर के कमांडर्स तक सब डरे हुए हैं क्योंकि अगला निशाना कोई भी हो सकता है। कैसे पाकिस्तान के अंदर एक बड़े स्तर पर क्लीन अप मिशन चल रहा है, डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरी खबर पाकिस्तान के ही लाहौर से, जहां पर अब सियासत और कट्टरपंथ की सीधी टक्कर होने वाली है। तहरीक-ए-लब्बैक का लीडर साद रिजवी, जिसने कुछ दिनों पहले गाजा के नाम पर उग्र भाषणों से पूरा पंजाब जला दिया था, अब मरियम नवाज के निशाने पर है। लाहौर में धारा 144 हट चुकी है और अब लब्बैक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की आहट है। मरियम अब सिर्फ नाराज नहीं है, वो निर्णायक मोड में आ चुकी हैं। मरियम बनाम मौलाना की ये लड़ाई पाकिस्तान की सियासी जमीन को हिला सकती है। क्या ये टकराव पाकिस्तान की सियासत में एक नया अध्याय लिखेगा? क्या मरियम नवाज कट्टरपंथ के खिलाफ एक स्थायी मोर्चा खोलने जा रही हैं? इस पर भी आपको डिटेल देंगे। तीसरी खबर उस बयान की है जिसने इंडिया गठबंधन के सेक्युलर चेहरे से पर्दा हटा दिया है। रामपुर से आजम खान ने कहा कि टोपी पहनकर स्टेज पर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं बनता। आजम ने वो बात कह दी जो अक्सर दबा दी जाती है। सियासत में मुसलमान दिखता बहुत है लेकिन सुनाई बहुत कम देता है। इंडिया गठबंधन खुद को सर्व समावेशी बताता है लेकिन प्रतिनिधित्व की तस्वीर अब भी अधूरी है। और अब यही बात बिहार चुनाव में भी गूंज रही है, जहां असदुद्दीन ओवैसी इसी दर्द को अपनी सियासी रणनीति का हथियार बना रहे हैं। बिहार के मैदान में ओवैसी का यही संदेश अब तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि सवाल वही है कि जब मुस्लिम वोट निर्णायक है तो मुस्लिम चेहरे पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया? कैसे अब मुसलमान सिर्फ वोटर नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्लेयर बनने की मांग कर रहा है? इस पर भी आपको डिटेल देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां पर अब आतंक के सरगना का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि हाफिज सईद आज इस्लामाबाद के बंकरों में छिपकर कांप रहा है। ठंड का मौसम अभी दूर है, तो ऐसे में ठंड से पहले हाफिज सईद की इस कपकपी की वजह क्या है, पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले लेकिन आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, क्योंकि खबर है कि हाफिज सईद ने खुद को छिपा लिया है। हाफिज सईद किसी बंकर में जाकर शिफ्ट हो चुका है और ये उसका एक्शन जायज भी लगता है, क्योंकि हाफिज ने अगर अपने घर की खिड़की से बाहर भी देखा या बाहर निकला तो उसके माथे पर गोली लग सकती है। तो उसे मौत के घाट उतारा गया है। हाफिज सईद का दाहिना हाथ काट दिया गया है। लेकिन ये काम किसका है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था शेख मोइज मुजाहिद, लश्कर ए तैयबा का प्रमुख कमांडर था और दो गुटों के बीच गोलीबारी में इसे गोली लग गई। रेहान फैजान के बीच गोलीबारी हुई थी। मुजाहिद अपने लोगों के साथ वहीं मौजूद था। कुछ गोलियां लगने से मोइज की मौत हो गई है और दाहिने हाथ कटने के बाद अब हाफिज सईद इस कदर डरा हुआ है कि उसने खुद को दीवारों के बीच बंद कर लिया है। बाहर निकलने से उसने साफ इनकार कर दिया। कल यानी 2 नवंबर को लाहौर में एक रैली होने वाली थी और इस रैली को भी इस डर के चलते, इस खौफ के चलते ही रद्द कर दिया गया। किया है कि ये प्रोग्राम हम वक्ती तौर पर मौखर कर रहे हैं। जो ही ये हालात जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं, इसके अंदर तब्दीली आती है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की तौफीक से आएगी
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा तारीख का ऐलान आपके सामने आएगा और इंशाल्लाह पहले से भी बड़ा इंशाल्लाह प्रोग्राम करने के लिए इंशाल्लाह हम सब उसी अंदाज से, उसी जोश और खरोश के साथ, उसी अज़म के साथ इंशाल्लाह मुत्तहिद होकर इसकी तैयारी करेंगे। तो 2 नवंबर की रैली रद्द हो गई है और लबो-लुआब इस पूरे भाषण का यही रहा कि अभी डर के मारे रैली रद्द कर रहे हैं। हाफिज सईद ने खुद को घर में बंद करके रैली रद्द क्यों की? ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी आपको थोड़ी डिटेल दे देते हैं। 2 नवंबर को लाहौर में आतंकियों की रैली होनी थी, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रैली में लश्कर के आतंकी जुटने वाले थे, बड़ा जमावड़ा लगने वाला था और भारत की सुरक्षा एजेंसियों की भी इस रैली पर पैनी नजर थी। लेकिन अब लाहौर की आतंकी रैली रद्द हो चुकी है। कहा जा रहा है कि हाफिज सईद ने रैली रद्द करवाई है। हाफिज के करीबी की हत्या हो चुकी है, हमने आपको जानकारी दी शुरुआत में ही, और हाफिज ने व्यस्तता का बहाना बनाया, सच्चाई नहीं बताई है कि उसे डर लग रहा है, व्यस्तता का बहाना बना दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि इसके पीछे की वजह डर है, वो खौफ है जो वो अननोन गनमैन के चलते हाफिज के अंदर बैठ के आए। पाकिस्तान में आतंकी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया भर में आतंक फैलाते रहेंगे और रावलपिंडी की गलियों में सुरक्षित बने रहेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में आतंकी खुद को किसी वैज्ञानिक से कम नहीं समझते हैं। आप खुद सुन लीजिए। टाट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। बोलो किस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ? टाट स्कूल का। मेरी माँ मुझे बड़ी टाट देती थी। सुनो, मैं अगर नाम लेना शुरू करूं, ये जिसने एटम बम बनाया, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किस स्कूल का पढ़ा हुआ था? टाट स्कूल का। पाकिस्तान के डीएनए में ही आतंकवाद है और यही वजह है कि पाकिस्तान किसी कलाकार से ज्यादा फैंस इन आतंकवादियों के होते हैं पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान की पंजाब असेंबली का एक स्पीकर, सोचिए आप, स्पीकर खुलकर कह रहा है कि वो हाफिज सईद का सबसे बड़ा फैन है। सुनिए जरा। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ, इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। स्नाइपर और आरपीजी से इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने ले ली है। 50 मिनट तक यहां पर मुठभेड़ चली और क्षेत्र में इसमें तनाव अब और तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीएलए पाकिस्तान को पूरी तरह से, बलूचिस्तान को अलग करना चाहता है पाकिस्तान से और सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाता रहा है। और अब एक तरफ टीटीपी पाकिस्तानी सेना को मार रही है, तो वहीं तालिबान ने भी हवाई हमला करने का मन बना लिया है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं, जहां तालिबानी एयरफोर्स कुछ इस तरह से युद्धाभ्यास कर रही है। ये आप तस्वीर देखिए, यानी कि जो इनका एक तरह से पारंपरिक तरीका था लड़ाई लड़ने का कि ये अटैक करते थे और ह्यूमन अटैक करते थे, उससे आगे बढ़कर अब एयरफोर्स, तालिबानी एयरफोर्स की तस्वीरें ये जारी की जा रही हैं और मकसद यही है बताना कि पाकिस्तान पर अब हवाई हमले भी हो सकते हैं अगर तालिबान पर कोशिश की गई अटैक की। तालिबान ने ड्रिल भी शुरू कर दी है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरफोर्स ये ड्रिल कर रही है और ये ड्रिल तैयारी जैसी लगती है, तैयारी उस युद्ध की जो पाकिस्तान से कभी भी आर पार के मुहाने तक आ सकता है। और यही वजह है कि एयरफोर्स अब यहां पर अपनी तस्वीरें जारी कर रही है, तालिबानी एयरफोर्स। अब टीटीपी एक तरफ, तालिबानी एयरफोर्स और एक तरफ तो वहीं जमीन पर तालिबानी सेना भी पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान के साथ जंग का हूटर बजते ही पाकिस्तान पर किस तरह अफगानिस्तान की सेना अटैक कर सकती है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो
तो देखा आपने, एक तरफ तालिबानी सेना जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान में फंसे अफगानी रिफ्यूजियों को भी वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान में किस तरह उनका स्वागत किया जा रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, माला पहनाकर उन्हें स्वागत किया जा रहा है, उनसे गले मिला जा रहा है। वो रिफ्यूजीज थे जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में गए थे और उन्हें वापस बुलाकर कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है, उनसे हाथ मिलाया जा रहा है, उन्हें ग्रीट किया जा रहा है। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अफगानिस्तान अपने रिफ्यूजीज को वापस बुला रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं पाकिस्तान को तालिबान ने चेतावनी दी है। अफगानिस्तानी गृह मंत्री का बड़ा बयान आया है, कहा है कि हम पर वार करना बड़ी गलती होगी। ये कह दिया है, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। तो अब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री सीधे कह रहे हैं कि हम पर वार करना बड़ी गलती होगी और हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। सीधा मैसेज पाकिस्तान को यह दिया गया है। کله دا خبر راپورته کیږي چې دنیا چې دا په خپل سیالۍ رقابتونو باندې په خپل ګټو باندې په خپل منفعتو باندې लेकिन पाकिस्तान को धमकी क्यों दी जा रही है, पूरी खबर चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं फटाफट। क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये सीज फायर भी अब सवालों के घेरे में ही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, थोड़ी और डिटेल आपको देते हैं। दरअसल टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहा है। तालिबान ने टीटीपी से अपने संबंधों को नकार दिया है। टीटीपी ने कहा है कि यह पाकिस्तान की समस्या है। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी को तालिबान का साथ मिल रहा है, यही वजह है कि अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान टीटीपी के नाम पर तालिबान पर हमला कर सकता है और तालिबान ने अब धमकी देते हुए कह दिया है कि हमला हुआ तो जवाब बड़ा मिलेगा, सर किसी के आगे नहीं झुकाते, ऐसा अफगानी रक्षा मंत्री ने कहा है। और देखिए, जवाब एक तरफ से नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी तरफ से भी मिलेगा जिनकी चरण वंदना में पाकिस्तान ओवरटाइम कर रहा है। क्योंकि भारत ने अब अमेरिका के साथ भी 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कर लिया है। यह समझौता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने मलेशिया के कोलालमपुर में आयोजित एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक में आसियान सम्मेलन में किया है। और आप समझिए कि इस बैठक के जरिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, यह पाकिस्तान के पेट में दर्द जरूर दे रहा होगा। भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते को देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि शाहबाज ने ट्रंप को इतनी उसकी चापलूसी की, लेकिन आखिरकार अमेरिका ने उसे ही चुना जो हकीकत में ताकतवर था। सुनिए जरा कैसे वहां पर लोग कह रहे हैं। अमेरिका के साथ 10 साल दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ और भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की आज मलेशिया में आसियान के वज़राए दिफा के इजलास के दौरान मुलाकात हुई, जिसके बाद खुद पीट हेग्सेथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि मेरी भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह से 10 साल अमेरिका इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क पर दस्तखत के लिए मुलाकात हुई। इससे हमारी दिफाई शराकत मजीद आगे बढ़ेगी, जो इलाकाई इस्तेहकाम और डेटरेंस की बुनियाद है। देखिए, पाकिस्तान पर दुखों का पहाड़ नहीं बल्कि पूरा आसमान ही टूट पड़ा है। वो सैकड़ों फ्रंट्स पर एक साथ घिर चुका है और उसके जख्मों पर नमक लगाने का काम भारत की तरफ से भी बदस्तूर जारी है। क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर ऑपरेशन त्रिशूल का खौफ कायम है। ये ऑपरेशन त्रिशूल की वो तस्वीरें हैं जो सेना की तरफ से आज जारी की गई हैं। ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। This is the strength of the Indian Army. In the boundless skies, where speed meets precision, soars the pride of the Indian Air Force. Across the deep blue, where silence meets strength, the Indian Navy. From the guardians of the sky, to the sentinels of the sea, and to the amphibians on the land, and the steel on the deserts. One flag, one force, one nation. The power of integration comes live in the Mega Tri-Services Exercise 2025. The skies will thunder, the seas will stand guard, the amphibians will rise strong.
पाकिस्तान ऑपरेशन त्रिशूल के भय में जीने के लिए अब मजबूर है। इस पर ज्यादा जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको दे देते हैं। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के बाद भारतीय सेना तैयार है। बॉर्डर इलाकों में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिशूल, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, वीडियो दिखाया। ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान ने कई इलाकों में अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पहले तो 48 घंटे के लिए उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब प्रतिबंधों के दायरे में पाकिस्तान का अधिकांश हवाई क्षेत्र शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान को डर है कि ये सिंदूर 2.0 की प्रैक्टिस हो सकती है और ऐसे में वो घबराए हुए हैं। अब एक तरफ ऑपरेशन त्रिशूल का खौफ पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज भी पीछे नहीं है। उनकी एक अलग ही लड़ाई चल रही है। वो एक मौलाना की डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए निकल पड़ी हैं। मरियम नवाज की इस मौलाना से ये लड़ाई नई नहीं है, लेकिन इस मौलाना को काबू करना मरियम के लिए मुश्किल हो रहा है। मरियम नवाज और लब्बैक के साथ रिजवी के बीच अब सीधी लड़ाई छिड़ चुकी है। अब आर पार की बात आ गई, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बयान भी ऐसा ही चल रहे हैं। और देखिए, अब मरियम नवाज का गुस्सा इतना हाई है कि वो अब खुलकर लाहौर की सड़कों से कह रही हैं कि जहां भी साद रिजवी दिखा तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग की जा सकती है। सुन लीजिए आप। मैं तमाम उलमाए कराम को और मुअज़्ज़ज़ शुरका को यहाँ पर खुशामदीद कहती हूँ। सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, लेकिन सियासत की आड़ में या मजहब की आड़ में अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूँगा, वरना मैं गोली चलाऊँगा। जब फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। पूरी दुनिया में सफारत खानों का एहतराम किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। हुकूमत इसमें कहाँ गलत है? सफाई निस्फ़ ईमान है। वो गाड़ियाँ जिनको आवाम के टैक्स पेयर के पैसे से खरीदा गया, जो आपके गली मोहल्ले साफ करते हैं, आपके शहर साफ करते हैं, उन गाड़ियों को आग लगाई गई। रेड्स के दौरान कैश के बंडल्स निकल रहे हैं दफातर में से। वो असला बरामद हुआ, जो असला शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास भी नहीं। एक SHO हमारा शहीद हुआ है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके सीने में। देखिए, मरियम की नाराजगी इस बात से है कि आखिर इस मौलाना ने उनके लाहौर को क्यों जला दिया। आपको जो हम तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं, आपको याद होगा जब मरियम नवाज के लाहौर में इस मौलाना ने जमकर आगजनी की थी, और इसी बात का बदला अब मरियम नवाज लेकर रहेंगी। वो कह रही हैं सीधे, मरियम वर्सेस मौलाना की पूरी लड़ाई क्या है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं, थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। TLP का लीडर है साद रिजवी, जिनकी तस्वीर भी आप यहाँ देख रहे हैं। बीते दिनों लाहौर में जमकर उपद्रव उन्होंने किया। गाजा के नाम पर लाहौर में हिंसा की गई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और मरियम के लाहौर में जमकर आगजनी हुई, बहुत नुकसान हुआ। मरियम इस बात से सख्त नाराज है। मरियम ने अब अपने राज्य से धारा 144 जो लगाई गई थी वो हटा दी है। खबर है कि मरियम अब एक्शन मोड में है। मरियम मौलाना पर, साद रिजवी पर बड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। साद रिजवी की पार्टी पर पहले ही बैन लग चुका है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसके बाद अब मरियम कोई बड़ा मामला दर्ज करवा सकती हैं, या अंदर खाने चर्चा चल रही है। मुनीर TTP से मार खा रहे हैं, मरियम नवाज मौलाना की एक तरह से चूड़ी कसना चाहती हैं, तो वहीं शहबाज शरीफ कहाँ है? शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब यह है कि शहबाज शरीफ हमेशा की तरह भीख मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ एक बार फिर भीख मांगते हुए देखे गए, लेकिन इस बार उनका अंदाज थोड़ा सा बदला हुआ था। वो कुछ बदले नजर आ रहे थे, और ऐसा क्यों था आपको समझाते हैं। तो इसके लिए आपको पहले ही बता दें कि शहबाज शरीफ पूरी तरह से कर्जे में डूबे हुए हैं, और ऐसे में इस बार वो सीधा बोल रहे हैं कि उन्हें कर्ज नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो भीख चाहिए। हालांकि भीख भी मदद के रूप में चाहिए। खुद सुन लीजिए आप। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand. और शहबाज का भीख मांगना भी जायज है, क्योंकि अफगानिस्तान इसे एक तरह से चिढ़ाई तो रहा है। पाकिस्तान का टमाटर रोकने के बाद अब मीम्स बनाए जा रहे हैं, जमकर ये मीम्स फ्लोट हो रहे हैं, इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। आपको दिखा भी रहे हैं हम। ये देखिए, ये पठान चिढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पठानी अंदाज में टमाटरों को दिखा दिया है
क्योंकि अब अफगानिस्तान ने टमाटर की सप्लाई रोक दी है और यही वजह कि पाकिस्तान में दाम 700-800 पाकिस्तानी रुपए पहुंच चुके हैं और अब ये मीम्स चल रहे हैं। खुद पाकिस्तान के नेता भी टमाटर के साथ शहबाज शरीफ को घेर रहे हैं, टमाटर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि शहबाज की वजह से ही टमाटर खाने के भी लाले पड़ गए हैं। सुनिए जरा। इस तरीके से हम लोग यहाँ लाए हैं और अब असेंबली में ले जाकर हम स्पीकर साहब को दिखाएंगे। क्या ये आपकी गुड गवर्नेंस है? आपने गरीब का जीना महाल कर दिया। आपने जो गरीब शख्स जो था वो अपने सुई गैस और बिजली के बिलों से जो तंग था, आज वो रोटी से तंग है। तो कुल मिलाकर अब पाकिस्तान सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं पिट रहा बल्कि उसे महंगाई भी जमकर पीट रही है। ऐसे में शहबाज के लिए अब चुनना मुश्किल है कि जंग में गोली से मरे या फिर भूख से मरे। पाकिस्तान का देखिए मरना तय है, इसमें बहरहाल कोई शक नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। शहबाज ने पेश किया नया नमूना। मदद के नाम पर लगाने निकला चूना। पाकिस्तान में सब कुछ बहुत सूना। सस्ते टमाटर को जाए धूना। पाकिस्तान के अपमान में कहने के लिए शब्दों का एक अलग जखीरा है, लेकिन शहबाज शरीफ जैसे नेता नित नई तारीख पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर जाते हैं जो विश्व पटल पर उनके मजाक का कारण बन जाता है। It is something which is absolutely unacceptable because loans over loans. और चलिए अब बात सियासत के उस फैक्टर की जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट भारत के हर सियासी दल पर होता ही है, एम फैक्टर। लेकिन बीते 4 दिनों में 2 बड़े मुसलमान नेताओं के 2 बड़े बयानों से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारत में एम यानी मुसलमानों का सेंटिमेंट बदलने लगा है। सबसे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी है, दूसरी तरफ आजम खान। इन दोनों नेताओं की सियासी केजी से लेकर पीजी तक की पूरी पढ़ाई ही मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को लेकर हुई है। दोनों खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, लेकिन अब बीते 100 घंटों में इन दोनों नेताओं ने एक एक बयान ऐसे दिए हैं जिसने नई सियासी बहस छेड़ दी है। कहा क्या है बताएंगे आपको। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं अबू आजम माफ कीजिएगा, और रामपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर इनका प्रभाव लंबे समय तक रहा है। मुलायम सिंह के दौर से ही आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे रहे। 4.5 दशक से सियासत में एक्टिव रहे आजम खान और 10 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। और अब सियासी पंडित बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को इनका खूब भी जब भी विश्लेषण किया जाता है तो इनका खूब फायदा भी मिला है आजम खान का। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुसलमान चेहरे आजम खान अब कह रहे हैं कि नेता सिर्फ टोपी जेब में रखकर जाते हैं और कार्यक्रम खत्म होने पर वापस जेब में रख लेते हैं। सुनिए जरा। हाँ, मेरी ये ख्वाहिश जरूर है कि इंडिया गठबंधन में जब मीटिंग हो और स्टेज सजे तो अक़लियत और बिलखुसूस मुसलमानों की नुमाइंदगी वही होना चाहिए जो मुसलमानों के नुमाइंदे हों। महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो जाता। और हमने तो ये देखा है जो राजनीतिक दलों के माइनॉरिटी सम्मेलन होते हैं, अल्पसंख्यक सम्मेलन होते हैं, तो लोग जेब में टोपी रख कर लाते हैं। वो आजकल जो क्रोएशिया से बुनी हुई सफ़ेद टोपी होती है, जितनी देर टोपी लगा लेते हैं सम्मेलन में उतनी देर मुसलमान रहते हैं, और जब सम्मेलन खत्म होता है टोपी उतार कर जेब में रख लेते हैं। दरअसल हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 14.2% है। राज्यों के हिसाब से अगर बात करें तो असम में 34%, बंगाल में 27%, केरल में भी 27%, यूपी में 20% मुसलमान और चुनावी राज्य बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबादी है। देश की सियासत हो या इन राज्यों की एम फैक्टर, इन्हीं आंकड़ों की वजह से भारत की सियासत में हमेशा से ये चर्चा आम रही है, चर्चा हावी रही है। लेकिन बात सियासत में भागीदारी की हो या फिर मुसलमानों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अधिकतर मुसलमानों की स्थिति SC/ST से भी खराब है। रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति भी काफी, उसमें भी सुधार की जरूरत है।
साथ ही उनकी भागीदारी भी बहुत कम है। इसी भागीदारी का सवाल असदुद्दीन ओवैसी भी उठा रहे हैं। AIMIM के मुखिया बीते 31 साल से सियासत कर रहे हैं। हैदराबाद से निकलकर उनकी पार्टी ने नेशनल लेवल पर अपना प्रेजेंस बढ़ाया है और तकरीबन हर चुनावी रैली और प्रचार में ओवैसी मुसलमानों की भागीदारी और हिस्सेदारी पर सवाल उठाते रहते हैं। बिहार में चुनाव है और वैसे बिहार में मुसलमानों को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं, 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। आप 17% हैं, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब हुआ। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। दरअसल भारत के अधिकतर राज्यों की सियासत मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तकरीबन 3.5 दशक से मुसलमानों का प्रभाव भारत की सियासत में बढ़ गया है। ओवैसी और आजम सरीखे नेता भागीदारी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और अब आप देखिए, जब जब मुसलमानों का जिक्र आता है तो आपके जहन में 2 नाम जरूर आएंगे। पहला तुष्टीकरण और दूसरा ध्रुवीकरण, ये 2 शब्द आपके जहन में आएंगे। बिहार, यूपी, बंगाल, इन दोनों टर्म्स में जमकर इसका इस्तेमाल हुआ। एक पक्ष तुष्टीकरण में अपना फायदा देखता है तो दूसरा ध्रुवीकरण में अपना मुनाफा देख रहा है। इन 2 शब्दों के जरिए चुनावों में सारी गणित बैठाई जाती है और दोनों ही तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपना फायदा जमकर उठाते हैं, यही फॉर्मूला अपनाते हैं। ऐसे में बिहार चुनावों से ठीक पहले क्या है ओवैसी और आजम के बयान के मायने, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वही होना चाहिए जो मुसलमानों के नुमाइंदे हों। महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो जाता। 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान में कितने MLA बने? 8%। अब ये लोग सब बोलते हो ओवैसी ऐसा, अबे तुमने क्या किया? बिहार में चुनाव है, सभी सियासी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में है। हर बार की तरह इस बार भी जाति फैक्टर हावी है, लेकिन 2020 की तरह इस बार भी ओवैसी मैदान में है। पिछले चुनाव में ओवैसी के उतरने से महागठबंधन को सीमांचल में नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार ओवैसी ने अपना दायरा बड़ा किया है। सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल में भी अपनी हाजिरी लगाई है, उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी ने मिथिलांचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पहला दरभंगा शहर, जहां 23.3% मुस्लिम आबादी है। जाले में 29%, केवटी में 30.9%, विस्फी में 31% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी के उम्मीदवार किसे नुकसान पहुंचाएंगे, इसके लिए 14 तक का इंतजार करना होगा। लेकिन ओवैसी मुसलमानों की उम्मीदवारी को लेकर लगातार महागठबंधन पर हमलावर है। दरअसल महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद उम्मीदवार बनाया गया है। तेजस्वी यादव समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी 14% है। सहनी मल्लाह समाज से आते हैं, जिसकी आबादी करीब 3% है। और भागीदारी हिस्सेदारी को लेकर ओवैसी महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, मुख्यमंत्री होगा। डिप्टी सीएम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं डिप्टी सीएम का। बताइए, अगर मुझे ओहदा मिलेगा तो लॉलीपॉप होगा, मुझे ओहदा चाहिए सीएम का, तो उसमें कुछ कर पाएंगे। डिप्टी सीएम क्या करेगा? कुछ नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं जिक्र। कौन बनाएगा? जनता बनाएगी, अल्लाह बनाएगा, इंशाल्लाह जनता के जरिए बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। ओवैसी न सिर्फ चेहरे को लेकर बल्कि टिकट बंटवारे में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। AIMIM ने 23, तो जेडीयू ने महज 4 उम्मीदवारों पर दांव खेला है।
सीएम डिप्टी सीएम फेस और मुसलमानों को मिली हिस्सेदारी को लेकर ही ओवैसी हमलावर हैं। ओवैसी के निशाने पर एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन ही है, क्योंकि बिहार में मुसलमान एनडीए को नहीं बल्कि महागठबंधन के पक्ष में जमकर वोटिंग करते हैं। जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ मैदान में है। सियासी गणित बताता है कि इस बार जेडीयू को मुसलमान वोट का फायदा नहीं मिलने वाला है। शायद इसीलिए नीतीश की पार्टी ने मुसलमानों से इस बार दूरी बना ली है। 2015 चुनावों की बात करें तो 80% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था, 8% मुसलमानों ने एनडीए को, जबकि एआईएमआईएम 2015 में चुनावी मैदान में नहीं थी। साल 2020 की बात करें तो 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को, 12% मुसलमानों ने एनडीए को और 11% मुसलमानों ने एआईएमआईएम का साथ दिया। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान एकमुश्त होकर तेजस्वी यादव का साथ देते हैं और भागीदारी कम मिलने पर ओवैसी इसी वजह से तेजस्वी पर निशाना भी साधते हैं। यही कारण है कि ओवैसी अपनी सभाओं में मुसलमानों को दरी बिछाने से जोड़कर भाषण दे रहे हैं। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में मुसलमान हार और जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। 47 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। 11 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक है। 7 सीटों पर मुसलमान आबादी 30% से अधिक है और 29 सीटों पर यह आंकड़े 20% से अधिक हैं। मुसलमानों के वोट पर सभी सियासी दलों की नजर है। बीजेपी को जहां ध्रुवीकरण का फायदा मिलता रहा है, तो वहीं आरजेडी का काम मुसलमानों के बिना नहीं चलने वाला है। शायद यही वजह है कि महागठबंधन की तरफ से एक और डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है। हिंदुस्तान की सियासत में दोनों ही धड़े एक दूसरे पर मुसलमानों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं। एक पक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू वोट बैंक को एकजुट करती है ताकि जाति के तिलिस्म को तोड़ा जा सके। वहीं बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दल मुसलमानों का तुष्टीकरण कर उनका इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए करते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। पहले चरण में ही मुसलमान बहुल इलाके जैसे सीमांचल में वोटिंग होनी है, तो वहीं 2026 में बंगाल और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। ऐसे में सवाल है, क्या मुसलमान अपने वोट करने के तरीके या पसंद में कोई बदलाव करेंगे, और अगर हाँ तो कम से कम 3 राज्यों में इसका क्या और कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में जहां एक फैक्टर मुसलमान वोटर हैं, तो दूसरा फैक्टर है बाहुबली। दरअसल इस बार तकरीबन सभी दलों ने बाहुबलियों पर दांव खेला है, जिसका नतीजा दिखा मोकामा में, जहां जन सुराज समर्थक की हत्या के बाद तनाव है। इस वारदात से कैसे बिहार में सियासी तनाव है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग से हफ्ते भर पहले मोकामा सुर्खियों में है। मोकामा 2 बाहुबलियों का बैटल ग्राउंड है। अनंत सिंह और सूरज भान सिंह की वजह से मोकामा पहले से ही हॉट सीट थी और अब दुलारचंद यादव की हत्या की वजह से पूरे देश की निगाहें मोकामा पर टिकी हुई हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा में तनाव है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। चुनाव आयोग ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से हत्याकांड की पूरी डिटेल मांग ली है, लेकिन सवाल है कि दुलारचंद का हत्यारा है कौन। दरअसल इस हत्याकांड में 2 नाम तेजी से उभर कर सामने आए हैं। पहला नाम अनंत सिंह का और दूसरा सूरज भान सिंह का, लेकिन दोनों अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्ठा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात को सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। हम क्या बोलेंगे, जैसे कि बोलने का सब आजाद है। आप तो सच्चाई को लाइए सामने में, आप अपने चैनल से लाइए, सच्चाई जमीन पे लाइए कि मेरे देश का संविधान कैसे बचे, मेरे देश में ऐसी घटना ना हो। अनंत सिंह इसे सूरज भान की साजिश बता रहे हैं, तो सूरज भान इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन दुलारचंद की मौत को लेकर अब भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं हुई है। दुलारचंद को पैर में एंकल ज्वाइंट के पास गोली लगी। गोली दुलारचंद के पैर के आर पार हो गई। पैर में लगी गोली से मौत होना संभव नहीं है। शरीर पर कई और जख्मों के निशान मिले हैं। ज्यादातर घाव छिलने जैसे दिखाई दे रहे हैं।
कि रिटन रिपोर्ट है उसकी स्टडिकली, इसमें हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है वो गोपनीय चीज होता है अस्पताल का, समझ गए ना। उनको चोट पाया गया, शरीर पर चोट था, हमने कल भी बताया था, एक पैर में गोली लगी है, वो चोट है, वो आर पार गोली है तो वो जानलेवा नहीं है, और अंदरूनी। तो देखिए, अब चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस बीच बाहुबली और एम फैक्टर क्या कुछ चेंज करता है बिहार में, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।